हाय दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ 8th पे कमीशन के अभी तक के स्टेटस के बारे में। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ जो 1 जुलाई 25 को डीए मिलने वाला है उसके स्टेटस के बारे में। उसके बाद उसके अलावा आज के टॉपिक के अंदर है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो कोर्ट केस चल रहे उस कोर्ट केस के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है डिफेंस सोल्जर्स को लीगल एड प्रोवाइड करने के बारे में। वो भी इशू के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास में हो। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम मुद्दे पे बात है। सबसे पहले बात करते हैं 8th पे कमीशन के ऊपर। जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने किया था उसके अंदर हमने बात की थी कि 8th पे कमीशन की क्या प्रोसेस होती है, उसकी कमिटी में कौन कौन होता है, उसके बाद में कितना टाइम लगता है या कितना टाइम लगने वाला है, और क्या क्या चीज़ें हम 8th पे कमीशन से उम्मीद करते हैं। अभी बात करते हैं अभी तक के स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन के स्टेटस के बारे में 29 जुलाई को मिस्टर पंकज चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ चीज़ों के अंदर अपना जो ओपिनियन है, गवर्नमेंट का ओपिनियन है या गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड है वो क्लियर करने की कोशिश किए। सबसे पहली बात, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ 8th पे कमीशन। इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जो नोटिफिकेशन है अभी तक हुआ नहीं है, होना पेंडिंग है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की वजह से अभी तक ये हो नहीं पाया है, लेकिन जल्द हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक डेट उन्होंने अभी तक इसके ऊपर नहीं बताई कब तक हो जाएगा। दूसरा था कमिटी की नियुक्ति के बारे में, उनके नेम के बारे में। तो उन्होंने बताया जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में कमिटी का जो नियुक्ति हो जाएगी, कमिटी के जो मेंबर्स है, चेयरपर्सन है, उसके उनके नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन था टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो उन्होंने बताया जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी फाइनलाइज की जाएगी, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर पे कमीशन कब तक फाइनल हो जाएगा या गवर्नमेंट कब तक अप्रूव करेगा उसके बारे में, उसके अंदर ही हम सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे। बाकी मीन टाइम गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है उन सबसे इनपुट्स मांगे हुए हैं, और वो इनपुट्स कंपाइल करने का काम चल रहा है। तो इनके स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक 8th पे कमीशन के ऊपर नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। इस वजह से पूरी प्रोसेस पेंडिंग चल रही है। जनवरी में गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दिया था, उसके बाद में अभी अगस्त आ गया, अगस्त तक अभी तक नोटिफिकेशन हुआ नहीं, और आगे पता नहीं कब तक हो जाएगा, कोई जानकारी। और अभी भी इसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया है इसके अंदर भी कोई उन्होंने क्लियर कट टाइमलाइन दी नहीं कि इस टाइम तक 8th पे कमीशन का जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी जस्ट उन्होंने एक मुझे लगता है गोलमोल सा रिप्लाई दिया है कि ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, उसके बाद में फिर 8th पे कमीशन होगा। तो अभी भी उसके अंदर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि 8th पे कमीशन की एक्चुअल जो ग्राउंड वर्क है कब से शुरू हो जाएगा, उसके बारे में कोई भी क्लैरिटी इसके अंदर नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन आप सोच सकते हैं, जो प्रीवियस वाला अगर हिस्ट्री देखेंगे तो कम से कम एक पे कमीशन फाइनल होने के लिए 2 साल का टाइम लग जाता है। तो इस पे कमीशन के लिए कितना टाइम लगेगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी अभी बात करते हैं डेयरनेस अलाउंस, जो 1 जुलाई 25 को हमें मिलना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलना है, और जो डेयरनेस रिलीफ पेंशनर्स को मिलना है उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो अभी जो लेबर ब्यूरो ने प्रेस रिलीज इशू किया था उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड डेयरनेस अलाउंस से वो लगता है 58% तक जाने की उम्मीद है। गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल अभी आना बाकी है। आपको पता है प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखेंगे तो सितंबर या अक्टूबर के महीने में गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है कि डीए कितना परसेंट होगा। तो अभी अगस्त चल रहा है, तो और 1 या 1.5 महीना और लग जाएगा, उसके बाद में हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है। लेकिन जो अभी तक के जो फिगर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि 58% डीए अभी हो सकता है। चलो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं, वो है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा था, जिसके ऊपर
एएफटी ने अपना वर्डिक्ट जो पेटिशनर्स है उनके फेवर में दिया था, मतलब जो आर्मी पर्सन जिन्होंने कोर्ट केस किया था उनके फेवर में दिया था। करीब 300 केसेस थे। उस 300 केसेस के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में दे दिया और उन्होंने 300 के 300 केसेस के ऊपर जो एएफटी का जो वर्डिक्ट था उसको कायम रखा है। तो ये जवानों के लिए या जो भी पेटिशनर्स थे उनके लिए काफ़ी राहतपूर्ण खबर है। अभी देखने वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर क्या एक्शन लेता है। क्या वो अपना आदेश पारित करते हैं या इसको आगे फिर केस फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। तो इसके ऊपर क्लैरिटी तो अभी आने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो मैं समझता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और जवानों के हक में है। मैंने भी ऐसे 2 केसेस देखे जिसके अंदर कंसर्न इंडिविजुअल को हार्ट अटैक हुआ था और उनका अगर वेट देखेंगे या उनका लाइफस्टाइल देखेंगे तो बिल्कुल बढ़िया सिंपल लोग हैं। ना तो कोई ड्रिंक करते हैं ना नॉनवेज खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रूटीन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक हुआ था। मेरे साथ एक जैसे साहब थे जो पीस स्टेशन में हम साथ में पोस्टिंग थे। उसके बाद उनकी पोस्टिंग फील्ड में आ गई। फील्ड में उन्होंने अपना डेली वर्क कंप्लीट करने के बाद में फिर उनकी पोस्टिंग पीस में आ गई। जब वो पीस पोस्टिंग के लिए आ रहे थे, फील्ड से आउट हो गए और अपने 2 दिन के लिए घर में रुके थे, उस टाइम पर उनको हार्ट अटैक हो गया। और हार्ट अटैक होने के बाद में फिर उनका इलाज मेडिकल हॉस्पिटल दूर होने की वजह से एक सिविल हॉस्पिटल में किया गया। लेकिन जब मेडिकल बोर्ड में वो चले गए तो उस टाइम पर उनका जो इलनेस था ये बताया गया है कि इलनेस छुट्टी के टाइम हुआ है, इसलिए ये नॉट अटेनेबल टू मिलिट्री सर्विस है और उनको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए उनका जो क्लेम है रिजेक्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी नाइंसाफी है, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी जो बीमारी है वो एक दिन में तो डेवलप होती नहीं कि आदमी छुट्टी चला गया और अगले दिन हार्ट अटैक हो गया तो ये अपना घर में हुआ करके। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी नाइंसाफी वाली चीज़ है और इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है या इसके ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी निकालने की जरूरत है ताकि जो जेन्युइन पर्सन है उनको जो अपना हक है वो मिले। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवानों का हक है, उनको आप कोई एहसान या कोई फेवर मत समझिए, क्योंकि जवान काफ़ी मुश्किल हालात में फील्ड एरिया में हो या पीस एरिया में हो काफ़ी मुश्किल हालात में नौकरी करते हैं, इसलिए उनके साथ में बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और इसलिए कोर्ट ने 300 केसेस को जो 300 केसेस के ऊपर जो एएफटी का डिसीजन था उसको कायम रखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसे मैं समझता हूँ। दोस्तों, अभी बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वीर परिवार योजना 2025। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इस योजना का अनाउंसमेंट किया गया। इस योजना के तहत जो हमारे सोल्जर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सन्स है, उनके लिए अगर कोई लीगल एड की या लीगल सहायता की जरूरत पड़ती है तो इस योजना के तहत उनको सहायता देने का प्रावधान इस योजना के अंदर किया गया। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के अंदर लीगल क्लिनिक इस्टेब्लिश किए जाएंगे और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स हैं जिन्होंने लॉ क्वालिफाई किया है और एडवोकेट बने हुए उनको इस योजना के तहत हायर किया जाएगा और इनको काउंसलर करके लीगल काउंसलर करके अपॉइंट किया जाएगा, उनकी सर्विसेज ली जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने ये कोशिश की कि बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा मुद्दे को इधर उधर ना घुमाते हुए बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात की और जो सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए इस तरह से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी इस वीडियो को मैं अभी इधर ही समाप्त करता हूँ। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।